डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम रमेश सर। देखिए बच्चों, आज आप सबको हम अवकलन के बारे में बताएंगे। देखिए, अवकलन और समाकलन ये दोनों 12वीं क्लास की बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं, टॉपिक्स है। यहाँ पर आप सब लोग देखें कि होता क्या है। सारे बच्चे ध्यान से समझें मेरी बात को। यहाँ कंसंट्रेट होने की बहुत आवश्यकता है। जैसे ये मेरा पहला पद है कि y = x, यानी कोई पद है यहाँ पे दिया हुआ है y = x। अब हमें इसका अवकलन जानना है। तो ये हमारा फार्मूला होता है कि अगर कोई भी पद x है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। समझ पा रहे हैं? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बच्चे आज तक इसको समझ नहीं पाते हैं कि जैसे यहाँ पे x इसका मतलब 1 हो गया, तो बच्चे समझते नहीं कि ये होता काहे लिए। तो देखिए, यहाँ पे अवकलन जो होता है रिस्पेक्ट में होता है एक दूसरे के। तो जैसे हम राइट साइड को देख करके रिस्पेक्ट बनाते हैं, जैसे यहाँ पे x है तो हम x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। तो जब जिसके रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं, जैसे हम x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, इसका अर्थ हुआ कि d/dx। इसीलिए अवकलन को डिफरेंशिएशन बोला जाता है, d/d फॉर डिफरेंस। तो जिसके सापेक्ष करते हुए तो सदैव हर में होता है। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो जब x के सापेक्ष किसका अवकलन करेंगे? x का। तो x के सापेक्ष x का अवकलन है ना। तो एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला हमारा है घात का। यहाँ पे जैसे y = x⁴n, ये हमारा घात का फार्मूला है। तो जो घात का फार्मूला होता है वो घात कहती है कि किसी भी पद के घात का जब हम अवकलन करेंगे तो जो घात होगी वो आगे आएगी। तो जो घात होगी वो क्या होगी? आगे आ जाएगी, और उसमें एक घटा देंगे उसके घात में, तो n में एक कम हो जाएगा। तो उसी तरह से जब देखिए हम x का अवकलन करेंगे तो जाएगा d/dx x⁴1। तो इसका अर्थ हुआ कि इसकी पावर कितना है? 1। तो 1 आगे और इसमें एक कम, तो एक में जब एक कम करोगे तो जाएगा x⁴0। जब किसी का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू सदैव क्या होती है? 1 होती है। यानी जिसके रिस्पेक्ट में अवकलन होगा, अगर सेम है, अंश डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हैं, तो उसकी वैल्यू सदैव 1 आएगी। ये करने की आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि अगर हर अंश दोनों के वैल्यूएशन समान है तो उसकी वैल्यू सदैव 1 होगी। तो इस तरह से x का जब अवकलन करते हैं तो अवकलन सदैव 1 होता है। इसी प्रकार से y = e⁴x, यानी e का पावर में कोई भी पद होगा तो यहाँ पर उसका अवकलन सदैव e⁴x से ही आएगा। फिर इसी तरह से y = log x है। अब देखिए यहाँ पे log का एंगल x है, तो हम किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे? x के, इसीलिए यहाँ पे x लिखा हुआ है। तो जब log x का अवकलन कर देंगे तो 1/x आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे इसको थोड़ा बदल देते हैं, यहाँ लिख देते हैं nx। n का मतलब है यहाँ पे मान लीजिए घात हो जाएगी हमारी इसकी 1 2 3 4, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो या a b c ये सारी चीजें हों, तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो जो कांस्टेंट होता है वो सदैव बाहर लिखा जाता है अवकलन के, तो जाएगा dx/x। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा? n। मतलब ये हुआ कि कोई भी कांस्टेंट पद होगा अचर पद के साथ तो उसको हमेशा अवकलन के बाहर लिखेंगे और अचर पद का अवकलन करेंगे। और यहाँ पर ये बातें मैं आपको समझा के गया ही हूँ कि अगर किसी पद की घात है तो घात पहले लिखी जाती है और उसके घात में सदैव 1 कम कर देते हैं। ये अवकलन रूल है। इसी तरह साइन त्रिकोणोमेट्री रिस्पेक्ट का अवकलन होता है, y = sin x। sin x का जब अवकलन करेंगे, यहाँ पे x है तो इसका अवकलन करेंगे तो sin x का अवकलन जो होगा वो cos x होगा। और cos x का अवकलन जब करेंगे तो cos x का अवकलन होता है -sin x। tan x का अवकलन करेंगे तो tan x का अवकलन होगा sec²x। देखिए बच्चों, यहाँ पे बहुत सारी परेशानियां होती हैं। ये पहले आप एक कार्य करते हैं, यहाँ पे सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये सब फार्मूला है, आप लोग इसको फार्मूला को स्क्रीनशॉट ले लो। पहले इसके बारे में आज हम पूरी बात आप सबको बताएंगे, इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला आप सबको बताया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
थ्रू। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन एक्स, दो पद हैं, दोनों पद के अवकलन हमको करना है। देखिए यही कन्फ्यूजन का सब्जेक्ट है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे अवकलन और समाकलन में बच्चों को कन्फ्यूजन यहीं पे होती है। और आप ये जबानी समझें कि कन्फ्यूजन अगर अवकलन समाकलन में बना रहेगा तो हमेशा आपको दिक्कत होगी। आप लोग को रिस्पेक्ट समझ के चलना है, किसके सापेक्ष हमको अवकलन करनी होती है। जैसे हमने आपको अभी अभी बताया कि अगर हम साइन एक्स का अवकलन करते हैं तो कास एक्स आता है। अब यहाँ पे साइन थीटा है। अभी मान लीजिए मैं इसकी बात करूं तो आप दिक्कत में आ जाओगे। तो यहाँ पर आपको समझना है। समझेंगे कैसे? ध्यान से समझिए। हमेशा हम साइन के कोण को देखते हैं। अगर साइन का कोण जो होता है यहाँ पे थीटा है, तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो थीटा के सापेक्ष करेंगे। जब थीटा के सापेक्ष करोगे तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डी बाई डी। जिसके सापेक्ष में करते हैं वो हाँ यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। यहाँ y है तो ये y हो गया, इसीलिए इसको पढ़ते हैं dy बाई डी थीटा। सारे बच्चे सिर्फ इतना जानते हैं लेकिन इसका विशेष अर्थ नहीं जानते हैं। अवकलन पूरी तरह से आपके समझ में आना चाहिए। रिस्पेक्ट अगर समझ में आ गया कि इसके सापेक्ष हमको करना होता है तो आपके बात समझ में आ जाएगी। एक बात यहाँ पर और है, y इक्वल टू यहाँ पे लिखा गया साइन ए। अभी तीनों बात मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे थीटा था तो मैंने थीटा के सापेक्ष अवकलन किया और यहाँ पे लिखा डी बाई डी थीटा, ये हो गया साइन थीटा। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे थीटा था तो थीटा के सापेक्ष हमने अवकलन किया, किसका? साइन थीटा का, तो अवकलन यहाँ पे हो जाएगा कास थीटा। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ यक्स है, इस साइन का एंगल क्या है? यक्स। तो किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे? एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। और जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें पता है डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डी बाई डी। तो और हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? यक्स के। यहाँ पे लिख देंगे यक्स, वाई ऑलरेडी रखा हुआ है, फिर यहाँ पे हो गया डी बाई डी एक्स साइन थीटा। तो ये ऐसे लिखा जाता है डी साइन थीटा अपॉन डी एक्स। इसका मतलब ये हुआ, सॉरी यहाँ पे x है, इसका अर्थ ये हो गया कि साइन x का जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पे कास x आएगा, यानी आएगा वही, बट यहाँ पर इसका एंगल थीटा था तो यहाँ पे थीटा के सापेक्ष हो गया। इसका एंगल x था तो ये x के सापेक्ष हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर है a। अब तुम्हारे दिमाग में आएगी कि सर ने यहाँ पे बताया कि थीटा के सापेक्ष है तो इसको थीटा के सापेक्ष कर देंगे, यक्स के सापेक्ष है तो इसको यक्स के सापेक्ष कर देंगे, यहाँ पर ए है तो क्या ए के सापेक्ष कर देंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखिए ये हमारा एंगल है, हर बच्चा जानता है थीटा एंगल को प्रदर्शित करता है। यक्स वाई जेड ये हमारा अचर पद है, चर पद है, सॉरी चर पद है। तो जो चर अचर होते हैं उसको हमको ध्यान देना है। जो ए बी सी है ये सब क्या है? कांस्टेंट पद हैं, यानी इसका मतलब हुआ ये कभी एंगल प्रदर्शित नहीं कर सकते, नियतांक है, नियत वैल्यू है। जैसे साइन 30, तो साइन 30 लिखा गया तो ये साइन 30 डिग्री फिक्स है, बदलेगा नहीं, तो ये सापेक्ष नहीं हुआ, तो ये कांस्टेंट माना जाएगा। तो इसका हम अवकलन चाहे थीटा के सापेक्ष करें चाहे यक्स के सापेक्ष करें, तो जब आप यक्स के सापेक्ष कर दोगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन सदैव शून्य होता है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा? 0। सारे बच्चे एक बात अवश्य जाने, ये आपको बहुत जरूरी है समझने के लिए कि जो भी अवकलन है उसका रिस्पेक्ट जानना बहुत जरूरी है। किसके सापेक्ष हम अवकलन करेंगे और हम किसका अवकलन कर सकते हैं, किसका अवकलन नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात अवकलन में सिर्फ यही होती है कि हम किसके सापेक्ष करेंगे, कौन सा कांस्टेंट पद है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है। यदि आप इन सारी बातों को आप समझ गए तो आपको अवकलन आ जाएगा। देखिए बच्चों, आज मैं आप सबको पढ़ाना प्रारंभ किया हूँ। सारे बच्चे ये टाइम नोट कर लें, जो भी टाइम है इसी टाइम पर आपकी क्लासेस चलेगी। पहले मैं पूरी तरह से अवकलन आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। आज ये डेमो क्लास थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग कितने तरीके से कितनी बातें पढ़ेंगे, कितने बच्चे यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, इस आधार पर हम आप सभी को पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार आप सारे बच्चे इसको नोट कर लें। गुड लक माय डियर स्टूडेंट्स।